और डॉक्टर्स ने 48 आवर्स का वक्त मांगा। 2 लाख रुपए छोड़ दे, मेरे पास 100 का नोट नहीं था। उनको किडनैप कर लिया गया था रैंसम के लिए। शॉक में मेरी नानी को हार्ट अटैक आ गया। शी वॉज हॉस्पिटलाइज। मैं किस किस से कहाँ कहाँ तक पैसे मांगती रहूं। मेरे बच्चे अपनी हर एक जरूरत के लिए किसी न किसी के आगे हाथ फैलाए खड़े होंगे कि उनकी माँ इस लायक नहीं है कि वो उनको 2 वक्त की रोटी भी दे सके, बाकी चीजें तो छोड़ दे। So, welcome to our podcast series, Empowering You by Media Guard. So, today we have with us someone who is truly an inspiration for all the women out there. Vanita Singh is a mother, woman empowerer, educationist, and a successful entrepreneur. She runs several businesses and today manages 8 schools, two paramedical institutes, one teacher training institute, and a corporate daycare center. That too with 15,000 plus students impacted till date. So, Vanita ji, we are super happy and pleased to have you on board for our podcast series. थैंक यू सो मच पंकज जी। थैंक यू। वेलकम वेलकम। सो बाय। वनीता, इतने सारे बिजनेसेस देखते हुए मुझे तो ये लग रहा था लोगों से एक मैनेज नहीं हो रहा है, ये इतने सारे आप कैसे कैसे मैनेज कर रहे हो? इसके पीछे क्या क्या सीक्रेट रेसिपी क्या है? वो रेसिपी थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को जो एजुकेशन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कुछ इस इंस्टीट्यूट रन करना चाह रहे हो, वो उनका ये होता है एक भी ढंग से नहीं चल रहा है, तो कैसे इतने सारे कैसे चल रहे हैं? सच बोलूं, हाँ। सच तो ये कि बस सब अपने आप ही हो रहा है। मैं आई वुड से कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ शायद। अ, हमेशा अच्छे लोगों से मिलती रही, हमेशा अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ते रहे। जब शुरू किया था अकेली थी, हम्म। कहते ना वो कारवां बढ़ता गया, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो बस ऐसे ही एक 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 जुड़ते गए और अ, हाँ बस ऐसे ही हो गया। मेरे लिए बहुत मुश्किल है बताना कि सीक्रेट रेसिपी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने एजुकेशन में क्या कर रखा है, हम उसमें से रेसिपी निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो मैं हूँ जमशेदपुर से। जमशेदपुर टाटा नगर का, टाटा का नाम सबने सुना हुआ है। तो मैं ओके। जमशेदपुर से हूँ और मेरा बचपन वहीं गुजरा। मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से की। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से की क्योंकि वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं था, स्पेशलाइजेशन। और फिर मेरी शादी हो गई। आई शिफ्टेड टू गोवा। शादी के बाद मेरे वाह। हस्बैंड की पोस्टिंग, हाँ, वाह। तो मेरे हस्बैंड संदीप, उनकी पोस्टिंग थी गोवा पे, ही वॉज पोस्टेड हियर। ओके। तो मैं उनके साथ गोवा शिफ्ट हो गई और इट्स बीन नाउ बी 18 ईयर्स। मैं 18 साल से गोवा में हूँ। ऑफ एंड ऑन बीच में हम 2 साल मुंबई रहे और फिर वापस गोवा आ गए। ओके। 18 years इन गोवा। गोवा। 28 ईयर्स। 28 ईयर्स है। 28 years। 28 years काफी अच्छा आपके पास। लंबा होते हैं, हाँ। बिल्कुल। तो फिर इसके बाद यहाँ से आप एजुकेशन में कैसे आए? मतलब होम मेकर आपने स्टार्ट जैसे होम मेकर से किया, तो होम मेकर से एजुकेशन बिजनेस में कैसे आए? इट्स अ जर्नी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैं बोलूँ, मैं एक्चुअली देखा जाए तो मुझे कभी प्रोफेशनल बनना नहीं था। मेरी 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 कभी इच्छा नहीं थी कि मैं अपना करियर बनाऊं। इसलिए मैंने पढ़ाई तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की, लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं प्लान किया कि मुझे आगे जॉब करनी है, सर्विस करनी है। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि एक होम मेकर का जो जॉब है वो सबसे बड़ा जॉब है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अपनी मॉम को वैसे ही देखा था, मम्मी को, और मुझे लगता था कि जब मैं घर, हम जब भी जिस वक्त भी घर पहुंचे, वो हमेशा उतने ही प्यार से हमें वेलकम करना। और ना छोटी छोटी बातें, तो मुझे लगता था कि एक माँ की जिम्मेदारी इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकती, कि वो अपने बच्चों को वो बिल्कुल सही अपब्रिंगिंग दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। और बस इसलिए शादी के बाद मेरे 2 बेटे हैं। शादी के बाद 8 साल तक मैं घर पे थी। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं कुछ काम शुरू करूं। ओके। अनफॉर्चुनेटली बोलूं, फॉर्चुनेटली बोलूं, आज मुझे नहीं समझ आता। समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी में। संदीप जो मेरे हस्बैंड हैं, उनकी तबीयत एक रात बहुत खराब हो गई और हमें, मुझे उनको लेकर, मैं अकेली थी दोनों बच्चों के साथ, उनको लेकर हम हॉस्पिटल गए। इट वाज अ स्ट्रोक उनके थे, इट वाज अ मेजर स्ट्रोक था। और डॉक्टर्स ने 48 आवर्स का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि 48 घंटे हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। ओके। और
उन्होंने कहा कुछ पैसे जो फॉर्मेलिटीज कर दीजिए। तो ऑब्वियसली फॉर्मेलिटीज आपको पता ही है, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज, सारा फॉर्म भरना, पेमेंट करना, ये सब। पेमेंट करना। और पेमेंट तो फॉर्म तक तो मैंने भर लिया, पढ़ी लिखी तो थी। हाँ हाँ। पेमेंट करने की जब बात आई तो मेरे पास 2 लाख रुपये छोड़ दे, मेरे पास 100 का नोट नहीं था, क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे पास अपने पैसे होने चाहिए। मतलब मेरे पेरेंट्स थे, मेरी देखभाल, मेरा ध्यान रखते थे। शादी कर दी गई, मैं हस्बैंड के साथ थी, समथिंग वाज टेकिंग केयर ऑफ मी, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी थी कभी अपने पैसे, अपना अकाउंट, अरे। कुछ होने की। तो वो, ओके। और उस वक्त तो बहुत मुश्किल था, वो वक्त बहुत मुश्किल था। आज जब पलट कर देखती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे ऊपर से यूनिवर्स, जैसे होता है ना, कायनात कुछ आपके लिए प्लान कर रही है। अब मुझे वही लगता है, क्योंकि ये वही वक्त था जब मेरे घर पे, मेरे जो जमशेदपुर में पेरेंट्स जो की फैमिली में अंदर एकदम हाहाकार मचा हुआ था। मतलब हाहाकार अगर मैं कहूँ तो माय डैड, उनकी तब वो, उनको स्ट्रोक आ गया था कुछ 6 महीने पहले, ही वॉज रिकवरिंग फ्रॉम दैट। मेरे मामा जी वहीं पे रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको किडनैप कर लिया गया था रैंसम के लिए। ओके। शॉक में मेरी नानी को हार्ट अटैक आ गया, शी वॉज हॉस्पिटलाइज। मतलब इतना कुछ वहां पे हो रहा था कि जब संदीप की ये प्रॉब्लम हुई तो मैं एक फोन भी नहीं कर पाई अपने घर पे कि मुझे पैसों की जरूरत है। आज मैं सोचती हूँ कि अगर वो वक्त साथ साथ नहीं चल रहा होता, मेरे एक कॉल पे मुझे जो चाहिए थे मुझे मिल जाते। लेकिन शायद वो नहीं चाहते थे कि मुझे पैसे इतनी आसानी से मिल जाए, वो शायद मेरे अंदर की इस औरत को बाहर निकालना चाहते थे। वो कॉल हो जाती तो शायद जो आप आज हैं वो आप नहीं बन नहीं, पाते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे बस पैसों की जरूरत ही थी ना। पैसे मिल जाते, संदीप वापस आ जाते, मेरी जिंदगी वापस उसी ढर्रे पे चली जाती, मैं फिर से वही हैप्पी होम मेकर अपने दोनों बच्चों की माँ बनी रहती। तो फिर आपने उससे लेकिन पैसे कैसे मैनेज किए? उस वक्त तो उन्होंने 2 लाख बोले, मैंने एक संदीप के कुछ फ्रेंड्स जो थे उनसे मांगे, वो भी सारे यंग ही थे, सब नई नई नौकरी में थे। किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, 25,000, जो जो दे सकते थे वो उन्होंने मदद की। बट दैट वाज नॉट इनफ, क्योंकि वो तो इनिशियल इनिशियल डिपॉजिट था। जब ऑपरेशन का वक्त आया तो इट वाज अ बिग अमाउंट, 10 लाख के ऊपर की रिक्वायरमेंट थी। अब मुझे लगा अब मैं बार बार वही काम तो नहीं कर सकती, मैं किस किस से कहाँ कहाँ तक पैसे मांगती रहूं। कुछ रिश्तेदारों के आगे भी हाथ फैलाए, कहीं किसी ने मदद की, किसी ने नहीं की। आज मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, उस वक्त बहुत शिकायत हुई थी मुझे, बहुत। मतलब अंदर तक बहुत टूटा था, कहीं ना कहीं कई बार, अरे इन्होंने ऐसे बोल दिया, अरे उन्होंने ऐसे बोल दिया। अब नहीं लगता, अब लगता अच्छा हुआ, अच्छा हुआ अगर उन्होंने तब दे दिया होता तो फिर से तो वापस वही आज जो आज आप है वो नहीं बन वो पाता। नहीं होती। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ हर उस इंसान को जिसने उस वक्त मुझे नकार दिया। और फाइनली फिर मेरे पास अपनी शादी की कुछ ज्वेलरी थी, मुझे पता नहीं, मैंने औने पौने दाम में यहाँ वहां बेच दी, और हो गया, वो वक्त तो निकल गया। ओके। भगवान के दया से सब कुछ ठीक रहा, वो 6 महीने में घर भी आ गए। लेकिन उस पूरे इंसिडेंट ने मुझे बहुत रेस्टलेस बना दिया। इनफैक्ट उस रात ही जब मैं सुबह अपने बच्चों के पास पहुंची थी, उनको आईसीयू में छोड़कर, सुबह मैं अपने बच्चों को देखा तो मेरे दिमाग में पहला सवाल ये आया था, पंकज जी, कि अब मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? मैं अपनी इन लॉज के घर जाऊं या मैं अपने पेरेंट्स के घर जाऊं? और दोनों ही सिचुएशन में मुझे ये समझ आया कि मेरे बच्चे अपनी हर एक जरूरत के लिए किसी न किसी के आगे हाथ फैलाए खड़े होंगे, कि उनकी माँ इस लायक नहीं है कि वो उनको 2 वक्त की रोटी भी दे सके, बाकी चीजें तो छोड़ दे। और उस रात मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ करना है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बहुत कुछ करना है। ओके। कुछ करने में तो शायद मैं लिमिट कर देती, मुझे लगा मुझे आई नीड अबंडेंस। उस एक पल ने मुझे बोला कि मुझे अबंडेंस चाहिए अपनी जिंदगी में, हर तरह से, किसी भी कीमत पर। मैं मिडिल एज वुमेन थी, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैं बातें नहीं कर पाती थी, मैं चार लोगों को देख, मैं बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ बड़ी हुई थी। अ, तो मैं चार लोगों के सामने ढंग से बात तक नहीं कर पाती थी। मेरे पास कोई डिग्री नहीं, कोई प्रोफेशनल नहीं, मैंने कहीं काम नहीं किया था, तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो जॉब तो मिल नहीं सकता था। और
कोशिश की मैंने, दो तीन चीजें इधर उधर हाथ पैर मारे। संदीप यूज्ड टू गेट वेरी अपसेट, वो मुझे देखते थे, संदीप पंकज जी तो आप समझ सकते हो, जैसे आप भी हस्बैंड है तो आप अपनी वाइफ को ऐसे इस हालत में जब आप देखते हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब हो परेशान। जाते हैं। बिल्कुल हाँ, वो बहुत परेशान हो जाते थे, उन्हें लगता था कि इसे कौन देगा जॉब इस हालत में। ही न्यू माई वीकनेसेस ना, वो मेरे साथ थे, उनको पता था मेरी कमजोरियां। बट ठीक है। पर जॉब नहीं मिलना भी एक अपने आप में उस वक्त, हाँ, वो जो मुझे था कि मुझे हंगर बहुत, और वो हंगर वो उस रात ऐसी आई है कि वो आज तक मुझे शांति से बैठने नहीं देती। मतलब एक के बाद एक, जैसे आपने कहा ना कि क्या सीक्रेट रेसिपी है, हाँ, शायद। मतलब इतने सारे इंस्टीट्यूट, इतने सारे स्कूल्स। मतलब वही, फिर वो ऐसे हो गया ना कि एक चीज सेटल होती है तो मैं दूसरी चीज के पीछे भागने लगती हूँ, दूसरी, और सेटल नहीं भी होती है। फेलियर भी बहुत हुए, मैंने बहुत सारे बिजनेस में पैसे गंवाए भी, बहुत, काफी पैसे मैंने कमाए। ये ओके। शुरू करने के पहले भी मैंने पहले हाउसकीपिंग इससे कर। इससे पहले आपने क्या क्या बिजनेसेस, कहाँ से, कौन कौन से बिजनेसेस से स्टार्ट किया? मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, पर मैंने पहली बार अपनी टीम के साथ भी शेयर किया कि मैंने जो है, मैंने हाउसकीपिंग कंपनी शुरू की थी पहली। मुझे सबसे इजी वही लगा था उस वक्त, ये समझ आया था कि मैं हाउसकीपिंग कंपनी शुरू कर लेती। ओके। अपनी टीम को अभी कुछ दिनों पहले मैं बता रही थी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये तक काम सोचा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लूंगी, मैं लोगों के दुकानें और उनके घर की जो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाके क्लीनिंग करवाने वाला, तो वो मैंने शुरू किया, एलवाइज सर्विसेज। ऑब्वियसली वो वाज नॉट रेडी फॉर इट। फिर मैंने एक इन हाउस लाइब्रेरी प्लान किया, मैंने दो चार ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें करी, किया, फेल हो गई, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ था। फाइनली प्री स्कूल जो मैंने अपने घर से शुरू किया था, हम ओके। वो दैट क्लिक्ड, और फिर तो इनिशियली कितने बच्चों से स्टार्ट किया, कितने पाँच बच्चे? पाँच बच्चों से। 5 बच्चे हैं। पाँच। तो वो 5 बच्चे कैसे एक्वायर किए, मतलब आपने पहला पहला बच्चा वो कैसे आप लेके आए? पहला बच्चा मतलब हम लोगों ने पूरा सेटअप तो कर लिया, सब कर लिया, और ऐसी जगह थी कि सब कह रहे थे यहाँ जंग, वो मतलब जो वो जगह थी, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी, बिल्कुल सिक्योर्ड सी जगह थी। तो सब यही कह रहे थे कि पागल हो, यहाँ पे तुम्हारे पास बच्चे कहाँ से आएंगे, ये तो जंगल सा है। बट वही कि ठीक है, कोशिश कर रहे हैं एक के बाद एक। और संदीप भी, ही वॉज काइंड ऑफ, ठीक है देख लो, ये भी ट्राई कर लो, वो तो बेचारे ऐसे हालत में थे, ठीक है जो करना है करो। तो हाँ, पहला बच्चा तो लकीली जो है, मेरे हमारे ही फ्रेंड की एक बेटी थी, उन्होंने पहला एडमिशन लिया। ओके। और हम लोगों ने लोकल न्यूज़पेपर में कुछ डाला, मैंने यहाँ वहाँ लोगों को बताया, तो पहला एडमिशन तो, लेकिन मुझे वो भी एडमिशन तो बिल्कुल आखिर में आया था। बट मुझे वो 2 महीने याद है जब हमने पूरा सेटअप कर लिया, और मेरी मम्मी थी उस वक्त हमारे साथ, वो भी आए थे, हुए थे। तो मैं, मेरी मम्मी और संदीप का जब ऑफ होता था तो हम तीनों वो स्कूल के जो सामने एकदम मेन डोर फेसिंग जो वहां बैठते होंगे और था, खुद देखते होंगे। वहां पे हम तीनों बैठ जाते थे, और हाँ। पूरा दिन हम जो है बैठकर और कोई भी गाड़ी, वो सुनसान सी जगह थी, कोई भी कार किसी भी वजह से उधर से अरे ये गाड़ी आ रही, गाड़ी, तो हम ऐसे वैसे, मतलब वैसे वाला हो जाता था। अब रेडी क्या, हो जाते थे कि अभी कोई मतलब टाइम क्या, अभी कोई पेरेंट आएंगे। बिल्कुल, तो अब कोई, और फिर वो गाड़ी से सर से आगे निकल जाती थी, और हम फिर अच्छा ठीक है। तो वही, मेरी मॉम जो है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत पॉजिटिव लेडी हमेशा से रही। तो वो कोई बात नहीं है, आएंगे ना, आएंगे ना। और बट ये वैसे था दिन, और एक आए, एक तो पहले वो आए, फिर एक आधा आते आते 5 6 बच्चे हुए, 5 बच्चे हुए, फिर है। स्टार्ट किया। बट फॉर्चुनेटली जो है हमारा स्कूल बिट्स पिलानी कैंपस है यहाँ पे, इंजीनियरिंग जो है बिट्स पिलानी का, उसका उसी वक्त 2 साल पहले कैंपस यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, तो उसकी फैकल्टीज बहुत ज्वाइन कर रहे थे। ओके। वो आए, उन्हें हमारा सेटअप बड़ा अच्छा, एक दो आए उनमें से देखने, तो उन्हें हमारा सेटअप बहुत अच्छा लगा। और गोवा में तब प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ओके। ओके। तो वहां पे लोगों को प्री स्कूल समझ ही नहीं आता था कि 1.5 साल का बच्चा स्कूल कैसे जा सकता है। पर दीज पीपल वर फ्रॉम आउट, ये सब बाहर बाहर से सब पढ़े लिखे लाने, तो उन्हें जरूरत थी। तो ये सारा कुछ कंस्पायर्ड था, ऊपर वाले का यूनिवर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ वो साजिशें करता रहता है। तो बिट्स के उस वक्त बाकी के 3 या 4 बच्चे हमें बिट्स कैंपस से मिले,
एंड फिर देर इज नो लुकिंग बैक, देर वाज फिर पहले साल कितने बच्चे पढ़ाए? 15 साल, पहले साल ही हमारे पास अराउंड 60 के प्लस बच्चे हो गए थे। कि बच्चे फर्स्ट ईयर में? फिर पहले ही साल में, क्योंकि एक तो ब्रिट्स का क्राउड हमको बहुत मिल गया, क्योंकि वो क्राउड आने लगा, बाकी लोगों को भी नजर आने लगा कि फिर नेवी का क्राउड है, नेवी में बहुत सारे बाहर के लोग थे, तो वो ढूंढ रहे थे। तो ऐसे कहते हो पहले ही साल में हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, और आज तक जो है वो सेंटर मेरा एकदम टॉप मोस्ट, आज भी वो एकदम, जो कि 7-8 स्कूल आज हो गए हैं, लेकिन वो आज भी दी बेस्ट सेंटर, परफॉर्मिंग सेंटर के रूप में ही। और आज भी बिट्स के सारे बच्चे सीनियर के लिए वो कहीं नहीं जाते, वो पहले तो वनीता के स्कूल में जाते हैं और फिर कहीं जाते हैं। तो ओके, तो आज भी वो बच्चों से आप कनेक्टेड हैं या कुछ बच्चे हैं बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच्चे कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं? एक बच्चा है वो यूएस में है, ही इज डूइंग आई थिंक मरीन इंजीनियरिंग कुछ कर रहा है। एक तो हमारे यहाँ गोवा में है, जीएमसी मेडिकल कॉलेज में, शी इज डूइंग मेडिसिन। उसके अलावा जो बच्चे हैं हमारे, कहीं वो आर्मी में, कई 4-5 बच्चे तो हैं जो वो नेवी, क्योंकि वो नेवी बैकग्राउंड से आते हैं पेरेंट्स भी, तो वो नेवी में कई बच्चों ने उसमें जा रखे हैं, और माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं। तो मतलब मेरे ये सारे बच्चे और वो पेरेंट्स आज भी कनेक्टेड हैं आप लोग, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ भी मेरा बहुत स्ट्रांग हमारा बॉन्ड बना। आई वाज स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो मेरे लिए हर एक बच्चा जो है मेरा ही बच्चा, और ये चीज शायद पेरेंट्स को नजर आई, और ये चीज उनको शायद कहीं ना कहीं बहुत कनेक्ट हुआ उनको, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगा कि मतलब उनको वो जेन्युइननेस, शायद वो हंगर और वो नजर आ रही थी कि वनीता जो है ये चीज, नोबडी न्यू कि मेरी कहानी क्या है। उन्हें सिर्फ ये दिखता था कि ये हर एक बच्चा इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसके लिए अपना बच्चा, या जितना उनके लिए उनका बच्चा। तो शायद कहीं ना कहीं वो कनेक्ट मेरा बहुत अच्छा रहा, स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, और शायद मैं वही अपनी टीम के साथ पास ऑन करती चली गई, और वो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर ही बन गया। तो आज मेरी टीम में भले ही 150 औरतें हैं, उन सबके लिए हर बच्चा उनका ही बच्चा होता है। अच्छा, तो शायद यही है जो हमें याद मतलब रखते हैं। आपने विदाउट ब्रांड, विदाउट एनी ब्रांड, फर्स्ट ईयर में 60 प्लस एडमिशन्स किए और उन पेरेंट्स को ट्रस्ट भी दिलाया कि यस, आप बिल्कुल अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे कराइए। तो दैट्स रियली ग्रेट, कमेंडेबल जॉब। मतलब हर कोई ये चीज नहीं कर सकता। रियली हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। बस ऊपर आ रहा है। नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो अब उसके बाद आपने जैसे किड्जी को लाने का कैसे सोचा? देखिए, एक प्री स्कूलिंग एक ऐसा, मतलब ये मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि मुझे किसी इस लाइन का, क्या किसी भी लाइन का एक्सपीरियंस तो है नहीं। और आप कोई भी चीज जब आप करोगे, अपने दम पे करोगे, तो आप कुछ वक्त तक तो आप स्टैंडर्ड एक मेंटेन कर पाओगे, बट काफी लंबे समय तक हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते अगर आपके पास एक बड़ी सी टीम ना हो। मेरे पास वक्त क्या हैंडफुल, 2 टीचर, एक आंटी, एक वो, तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था क्वालिटी में। हम्म। दैट वाज द टाइम कि हम लोगों ने मतलब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं कब तक इस चीज को, वही एबीसीडी और नंबर्स तो हर कोई पढ़ा रहे हैं, व्हाट डिफरेंट वी कैन गिव, ताकि लोग हमारे पास ही आए। और उस जर्नी में, उस प्रोसेस में मुझे लगा कि फ्रेंचाइजी मॉडल वो, मतलब उस समय आ ही रहा था, ये बहुत काफी चीजों पे चल रहा था। मुझे ये लगा कि अगर ऐसा कोई ब्रांड हो जो वो अपना रिसर्च, अपना, ठीक है मुझे उनको फीस देनी पड़े, लेकिन उसकी वजह से अगर मैं एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर पाती हूँ और अपग्रेड करती रहूँ साथ साथ, तो एंड दैट्स हाउ फिर मैंने मुझे लगा कि मैंने बहुत सारी, उस वक्त बहुत ज्यादा ब्रांड थे भी नहीं, यूरो किड्स था, किड्जी थी, तो गिने चुने ब्रांड्स थे, तो बस। तो वनीता जी, अभी तक आपकी सीक्रेट रेसिपी से हमें दो चीजें समझ में आई। एक तो आपने जैसा बताया कि आपने पेपर में ऐड दिए, उस टाइम ऐड दिए, मतलब उस टाइम में आपने इंस्टीट्यूट ओपन किया और उस टाइम में भी आपके माइंड में ये था कि मुझे मार्केटिंग करनी है, यस क्योंकि यस। बहुत सारे इंस्टीट्यूट या जो लोग हैं वो सोचते हैं मार्केटिंग बाद में करेंगे, थोड़ा चल तो जाए, 2-4 महीने 6 महीने चल जाए, फिर मार्केटिंग करेंगे। चलेगा ही नहीं। दूसरा, आपने जो इतना एडवांस तरीके से ये सोचा कि मुझे फ्रेंचाइजिंग में जाना है,
लोग सोचते हैं लोग अभी आज के टाइम में भी क्या करते हैं, एक फ्रेंचाइजी लेते हैं, 6 महीने मॉडल समझते हैं और फिर उसके बाद उसकी बिल्कुल। के टिड्जी कर देंगे या कुछ और नाम कर देंगे और कहेंगे कि अभी ये हम चला रहे हैं। तो आप उसके साथ कंटिन्यू करते रहे, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको नहीं, मेरे को फ्रेंचाइजी से रिमूव होना चाहिए जैसा सबके माइंड में आता है? नहीं, काफी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था उस वक्त भी, उसके बाद भी, जब मैंने दूसरा सेंटर, तीसरा, चौथा, सब मुझे बोलते तुम क्यों इतने पैसे उनको दे रही हो? हम्म। भी तुम अपना, अब तो लोग तुम्हें गोवा में, तुम्हें वनीता सिंह को जानते ही, कोई किसी को नहीं जानता, वनीता सिंह क्या स्कूल जानते हैं, तो तुम क्यों नहीं अपने नाम पे इसको कर लेती हो, क्यों उनको पैसे देने? लेकिन देखिए पंकज जी, बात जो सच है वो ये कि ये जो एक ऐसा फील्ड है, स्पेशली प्री स्कूल, ये एवरीडे चेंज हो रहा है। हर रोज जैसे सब कुछ हमारे चारों तरफ, तो एवरीडे कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है। अब हम्म। मैं कहाँ तक अपने लेवल पर रिसर्च करके अपनी टीम के साथ उस लेवल, अब हमारा जो आज का करिकुलम है ये सारा डिजाइंड है यूएस बेस्ड, अब्रॉड में क्या चल रहा है, फिनलैंड में क्या चल रहा है, तो ये सारा कंपाइल करते हैं। अभी एनईपी नया लॉन्च हो गया, उसके हिसाब से क्या करनी है, तो वो कंपाइल, तो मुझे वो रेडीमेड मिल रहा है और मैं वो स्टैंडर्ड दे पा रही हूँ, पेरेंट्स आर बाइंग दैट। तो मुझे क्या है, मैं तो पेरेंट्स से जो ले रही हूँ मैं उसमें से उनको शेयर दे रही हूँ। मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मुझे अपना स्कूल करना चाहिए, नहीं। मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया, आया था ऐसा नहीं है, बीच में आता रहा, बीच में जब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच हो गया था, या बीच में जब उनका भी स्टैंडर्ड, बीच में क्या हुआ कि जब मैनेजमेंट हेड ऑफिस में थोड़ा हिल गया, तो थोड़ा सा हमारे पास इफेक्ट आने लगा, तो लगता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, समहाउ आई वॉज ऑलवेज कन्विंस्ड कि मुझे ये जो मिल रहा है स्टैंडर्ड, ये मैं अपने दम पर ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। और जहां तक मार्केटिंग की बात आपने करी, तो यस, बगैर मार्केटिंग के तो मतलब मैंने तो पूरा सेटअप कर लिया, अभी वो जंगल में जगह थी। हम्म। आखिर लोगों को, अब पहला एडमिशन तो मेरी फ्रेंड ने ले लिया, उसके अलावा कितने फ्रेंड है मेरे, और कितने फ्रेंड के इतने ही बच्चे होंगे जो मेरी एज को सूट करेंगे स्कूल के? हम्म। पॉसिबल नहीं है ना, हमारा इतना बड़ा नेटवर्क होता ही नहीं है। और गोवा में वैसे भी वो कल्चर नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कभी भी नहीं थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेक्शन उस तरह का होता नहीं, टूरिस्ट प्लेस है। तो हम्म। अनलेस हम लोगों तक पहुंच के बताएं कि भाई देखो हम यहाँ पे हैं, जिनको जरूरत है वो भी नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि बिल्कुल। उन्हें पता ही नहीं कि हम वहाँ पे मौजूद हैं। तो तो आपने अभी तो अभी तक क्या क्या मार्केटिंग कर रखी है, मतलब क्या कहाँ कहाँ मार्केटिंग में? जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसको 4 साल तक गाते रहते कि यार वो किया, वो हमारा फेल हो गया या ऐसा रिजल्ट नहीं आया। तो आपने क्या क्या मार्केटिंग कर रखी है? मैंने हर तरह की मार्केटिंग, जब जैसी जरूरत पड़ी, चाहे वो बैनर्स लगाने हो, पैम्पलेट्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, न्यूज़पेपर, तब तो वो सब बहुत चलते थे। ब्रोशर डालो, न्यूज़पेपर में ऐड डालो, न्यूज़पेपर में कैप्शंस डालो, रेडियो, उस समय टीवी पे वो आते थे, केबल टीवी के ऊपर वो नीचे से आता रहता था। वो सारा कुछ जो जो भी जहाँ समझ आता था मुझे, जहाँ पता चलता था, वो सारा कुछ करा हुआ है। और पिछले करीब 7 या 8 साल हो गए होंगे, मुझे लगता है 2013 में शायद मैंने पहली बार डिजिटल मार्केटिंग में भी, मैंने मतलब उतने साल पहले ही 13 या 14 में से मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, उस वक्त हालांकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, पता तो मुझे अभी पिछले 2-3 साल से। तो उस वक्त भी एक एजेंसी थी, छोटी सी एजेंसी थी यहाँ पे लोकल, हम्म। और उन्होंने आके मुझे एक्सप्लेन किया, एंड ने ठीक है करते हैं। तो उस वक्त भी हमने पैसे काफी डाले, वेबसाइट बनाने से लेकर फेसबुक पेज, इंस्टा। हालांकि उस वक्त इस लेवल की मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग होती नहीं थी, होती और नहीं। मेरा बजट भी इतना बड़ा नहीं था, और उस वक्त दे यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई, क्योंकि बहुत गिने चुने शायद थे, या गोवा जैसी जगह पे नहीं था इतना, तो इस लेवल की मार्केटिंग तो नहीं थी जो आज के डेट में हम देख पाते हैं। बट यस, मैं करीब 8-9 साल पहले से मैं डिजिटल हाँ, मार्केट, 9 साल पहले से डिजिटल मार्केटिंग करते हो? हाँ, छोटा मोटे लेवल पे, बट देन आई एम पेइंग डिजिटल मार्केटिंग को। मैंने 9 साल पहले एक अग्रीमेंट किया था, तो उस हम्म। वक्त आई थिंक कुछ 30,000 या कुछ का था उनका, जो उन्होंने मुझे दिया था पैकेज। हम्म। उस वक्त के हिसाब से वो बहुत ही महंगा था, मतलब हम्म। फिर भी आई जस्ट स्ट्रेस, मैंने कहा नहीं, मुझे मार्केटिंग तो करनी है, क्योंकि तब तक मेरे ऑलरेडी 7-8 लोकेशन हो गए थे, तो मुझे पूरा गोवा कवर करना था। हम्म। और न्यूज़पेपर ऐड बहुत एक्सपेंसिव होने लगे थे, यस यस यस। और उसमें न्यूज़पेपर ऐड का सबसे जो डिसएडवांटेज है वो कि एक दिन के बाद वो किसी काम का नहीं रहता।
कोई काम का नहीं, अगले दिन तो वो रद्दी में। और बिल्कुल, ये तभी मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैंने आज तो 50,000 का ऐड डाल दिया है, वो कल कचरा बन गया। हम्म। तो अगर उस दिन किसी ने उसको नहीं देखा तो वो नेक्स्ट डे किसी काम का नहीं है, अगर वो बंदा इंटरेस्टेड है तो भी। हम्म। फिर मैंने वो जब डिजिटल वाले आए थे उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट दे वर यंग बॉयज एंड गर्ल्स, तो जितना समझ आया नहीं आया मैंने कहा ठीक है करते हैं, एटलीस्ट इसको कोई हटा तो नहीं सकता, ये हम्म। जहाँ है वहां रहेगा। तो क्योंकि ये सेम चीज होता था, हमारे बैनर्स हम लगाते थे, होर्डिंग्स लगाते थे, कोई ना कॉम्पिटिटर। कोई हटा देता, कोई फाड़ देता, कभी कुछ कभी। अभी भी हो रहा है, अभी भी हमने लगवाए हुए हैं, निकल रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। वो हम्म। पोल के साथ हम लगाते थे तो वो बंदे जो है वो बोर्ड हमारा गिरा दे, पोल उठा कर ले जाए, वो लोहे को बेच दें, जो भी हो अंदर। जैसे तो फिर फाइनली मुझे लगा कि ये सॉफ्टवेयर टाइप की जो मार्केटिंग, मुझे लगा इसको हैम्पर कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। तो अब जैसे आप वो वाली, क्या आप वो ट्रेडिशनल जो आप करते थे पेपर ऐड, उससे आप उसी टाइम मेजर करते थे कि कितना इंक्वायरी आ रही है, क्या आ रहा है कुछ, उस टाइम उसका इफेक्ट कैसे पता चलता नहीं, था? एक्चुअली नहीं, सच बोलूं तो मैंने बहुत ज्यादा उस चीज को मैं मेजर नहीं किया था उस वक्त। मे बी मेरा सिस्टम इतना रेडी, इतना स्ट्रांग नहीं था, एक तो दूसरे आई सिंस आई वाज स्टार्टिंग, मतलब एक के बाद एक मैं कुछ ना कुछ स्टार्ट करती ही जा रही थी, और कुछ ना कुछ तो मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ हाथ में ले ली थी, तो मेरे लिए तो थोड़ा बस आपका इधर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। वो ऐसे कुछ 2-4 साल तो ऐसे थे कि बस सब चीजें चलती जा रही है, मतलब आई एम जस्ट, हाँ चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ चलता जा रहा है बस। तो मैंने कभी मेजर वेजर करना उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं हो, मतलब मेन रीजन ये था कि शायद मैं बैठती तो सोचती भी, लेकिन हम्म। मेरे पास इतना टाइम, और उस वक्त मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनका स्कूल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब के साथ में वो 24 आवर्स शायद। हम्म। तो बस इतना दिख रहा था कि ठीक है, आई एम नॉट गोइंग अंडर लॉस, मुझे पैसे आ रहे हैं और सब कुछ मैंने। अब लगता है कभी कभी कि थोड़ा सा अगर उसको स्ट्रीमलाइन और किया होता तो जो आ रहे थे उससे ज्यादा का पोटेंशियल ज्यादा आते। पोटेंशियल था। ओके। और आप जो डिजिटल कर रहे हो, डिजिटल में क्या मेजर कर रहे हो, कैसे मेजर कर रहे हो? था अब पिछले डिजिटल तो ऐसे है कि पेंडेमिक ने सबको डिजिटल बना दिया, वो वैसी वाली बात हो गई, तो उसके बाद से अब हमारे पास जैसे हमने आउटसोर्स कर रखा अपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग को, और उसके अलावा हमने अंदर अपनी टीम में भी 1-2 जने अपॉइंट करे हैं जो अब वो बैठकर वो डिजिटल वाला जो स्पेशलाइज, अब मैं हर चीज तो नहीं कर सकती, मतलब कोई भी नहीं कर सकता, और मैं तो उस लाइन की हूँ भी नहीं, तो नाउ देयर आर पीपल जो वो उसको देखते हैं, मेजर करते हैं, वो समझने की कि हाँ ठीक है, अगर इतने इंक्वायरीज आ रही थी, इसमें कितनी जेन्युइन थी, कितनी एक्चुअली हमारे काम की रही, कितनी हमारे काम की नहीं रही। तो हम्म। अब हम वो करना अब वो आप कर मेजर कर रहे हो, मतलब हाँ अब अब आपने एजेंसी भी रखी हुई है और आपके यहाँ इंटरनल भी एक जो रिसोर्स है, टीम मेंबर है जो उसको मेजर कर रहा है कि एजेंसी आपको सही रिजल्ट दे रही है हाँ ना? मतलब एग्जैक्टली exactly। तो अब हम उसको अंदर से अपने तरह लेवल पे भी समझने की कोशिश करते हैं, बैठ के उसको रिव्यू समझना, और कैसे क्या करें कि ये थोड़ा और बेटर हो जाए, इससे बेटर, अगर प्रॉपर लीड्स नहीं आ रही हैं प्रॉपर, या फिर अगर लीड्स प्रॉपर आ रही हैं लेकिन हम कॉलिंग, हमारी कॉलिंग क्या सही नहीं हो, जैसे आज ही हमारी मीटिंग थी इंटरनल, तो वी वर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर इतनी लीड्स आई हैं और इतने वॉक इन हुए हैं, तो ये कन्वर्जन में अगर कहीं किसी सेंटर में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि अगर एक सेंटर कन्वर्ट कर पा रहा है और दूसरा नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर ये इंक्वायरी काउंसलिंग, में एग्जैक्ट काउंसलिंग इश्यू है। वहां पे इश्यू हो रहा है। तो ये सब चीजें अब हम जब बैठते हैं सारा डेटा लेकर, तो हम उसको कर पा रहे हैं, और हमको फिर वहां पे तब कहाँ करेक्शन करना है वो हमको समझ में आता है। जनरली एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनर्स क्या करते हैं कि सीधा एक ही चीज सोचते हैं, हमने बस एजेंसी हायर कर ली है और इतना पैसा लग रहा है तो एडमिशन तो होना चाहिए, एडमिशन देना एजेंसी का काम है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं भी ऐसे ही सोचती थी। अच्छा। एक टाइम था मुझे भी ऐसे ही लगता था। ओके। नहीं, ऐसा नहीं, एजेंसी जैसे आपने स्कूल की अगर बात करें तो पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि भाई हमने तो बच्चे को स्कूल में डाल दिया, फीस तो हम दे रहे हैं ना, अब अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो वो सारी आपकी गलती है, भाई 3 घंटा बच्चा हमारे पास है, बाकी के 21 घंटे तो आपके पास ही है। चलिए। तो सिमिलर मैं वही एग्जांपल यहाँ पे लगाऊंगी कि भाई ठीक है, मतलब
हमने एजेंसी को हायर किया, हम आपको पैसे दे रहे हैं आ, अपने हिसाब से, लेकिन जो उसका जो ये क्या बताऊं उसको मैं, कि अगर क्यों नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों, अगर हो रहा है तो भी क्यों, ताकि हम उसको और बढ़ा सकें। तो ये तो हमको अपने लेवल पे, क्योंकि सी मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस को किस तरह से देखती हूँ, विजुलाइज करती हूँ, वो मेरा नजरिया है। हम्म। वो कोई एक्स वाई जी नहीं समझ सकता। मतलब हो सकता है कि मेरा, मैं अपने स्कूल की अगर मैं तब, क्योंकि मैं उस अपने बिजनेस के साथ इस पे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी। अगर मेरे स्कूल को लेकर अभी एनुअल फंक्शन था, एनुअल गैदरिंग थी, हमने उसका थीम ही इस बार नाम ही रखा सेलिब्रेट द फेलियर। तो इसको लेकर एक हंगामा हो गया कि भाई स्कूल होते हुए आप फेलियर्स कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो, बट वो मेरा नजरिया है। आप पहले मेरा नजरिया देखो तो आपको समझ आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड ये इस थीम के ऊपर ये हेड ऑफिस से लेकर नीचे तक इस बारे में बात हुई, पेरेंट्स की तरफ से ऑब्जेक्शंस आए, बट आफ्टर एनुअल डे सबको इसका जवाब मिल गया कि वाई सेलिब्रेट द फेलियर। हम्म। ये मेरा अपना विजन है अपने स्कूल। सिमिलरली मेरे अपने बिजनेस को लेकर मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है। मैं अपने बिजनेस को इस तरीके से ही देखना चाहती हूँ। वो आप नहीं देख सकते या कोई दूसरा नहीं देख सकता। जब आप देखेंगे, आप अपने नजरिए से देखोगे, वो बिल्कुल। शायद मेरे नजरिए से मैच नहीं हो, बिल्कुल। क्योंकि ये मेरा अपना खुद का क्रिएटेड है। और मैं जब एजेंसी को ये चीज बताती हूँ कि भाई मुझे अपनी चीज, आपने अपनी तरफ से एजेंसी मुझे बना के दे रही है, फिर वो देखने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, इसमें ये ट्विकिंग की जरूरत है, ये चीज ये मेरी, मैसेजिंग जानी चाहिए। ये हाँ, ये मेरे बिजनेस के हिसाब से सूट नहीं हो रहा है। तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम कि भाई ये नहीं जम रहा है मेरे हिसाब से, आप इसको चेंज कीजिए। तो अनलेस मैं वो उस पे एक नजर अपनी कंटिन्यूअसली रखती हूँ, मुझे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा और मेरा सही मैसेज मार्केट में नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि बैक एंड पे हमें उसके ऊपर काम कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे फोकस करना चाहिए कि क्या मैसेजिंग जा रही है। मतलब एड में पैसा लग रहा है लेकिन उस एड का मेनली, जैसे जैसे न्यूज़पेपर एड अगर प्रिंट हो रहा होता है कि सेम डे 50,000 लगने हैं, तो हम 55 बार उसको देखेंगे कुछ गलत स्पेलिंग तो नहीं जा रही, फिर सबको चेक कराएंगे। तो वैसे के वैसे जो एड क्रिएटिव है, क्रिएटिव को हमें देख के उस पे फीडबैक प्रॉपर देना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल। तो अब ये बताइए, जैसे एक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मेरी भी क्या है 15 मंथ्स की डॉटर है। तो अच्छा। जो पहले के टाइम में जो हमें जो रिसोर्सेज मिले, जो पहले के टाइम में हमारी लर्निंग हैबिट्स थी, या पहले के टाइम में जो चीज़ें थी, बिहेवियरल पैटर्न्स थे, बहुत अलग थी। और आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ बच्चे कुछ तो बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हो रहे हैं, मतलब उनको फोन चाहिए या कुछ चाहिए। ऐसे में आप क्या, मतलब क्या कुछ ऐसा स्पेशल स्कूल में करते हैं कि बच्चों की हैबिट्स डेवलप हो, या कुछ उसके लिए कुछ फोकस करते हैं, या वैसे ही एजुकेशन सिस्टम जैसा पहले चला आ रहा है वो ही अभी चला आ रहा है? क्या चेंजेस देखते हो आप, और आप क्या चेंजेस देखते हो पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में? जमीन आसमान का अंतर देखते हैं। मतलब अपने बचपन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो लगता है किसी और सदी की बात हो गई, वो तो किसी और जन्म की बात लगती है। लेकिन जब मैंने शुरू किया था 18 साल पहले, और 18 साल में मेरा पहला बैच था बच्चों का, और आज के बच्चों में ही ऐसे लगता है कि पूरा जनरेशन गैप आ गया है, इतना ज्यादा फर्क आया है बच्चों में। वो बच्चे जब आते थे पहले, तो वो ऐसे डरे हुए, रोते हुए, और एक तो बच्चे आजकल के बहुत कॉन्फिडेंट है, सुपर कॉन्फिडेंट। मतलब इतने छोटे बच्चे आते हैं बट उनको देखकर लगता ही नहीं है, मतलब जो आराम से वो जो है हंसते खेलते, पापा को बाय करना, मम्मी, मतलब वो देखती हूँ फर्स्ट सेकेंड डे में ही बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, सबसे पहली बात। और जो मेजर चेंज मैं ये जो आपने बोला, इस मोबाइल कहीं ना कहीं जो है ये पेंडेमिक का बहुत बड़ा असर रहा है, जो वो एकदम ऐसा, ये हमारे बच्चे जो स्पेशली जो कोविड टाइम के बच्चे हैं, वो उसी वक्त के आए हुए हैं, तो उनका एक अलग सा ही अपब्रिंगिंग में भी हम, मतलब कहीं ना कहीं एक तरफ से, एक पेरेंट की तरफ से भी हमें क्या है, हम, मैं जो देखती हूँ अपने आसपास चारों तरफ जो देखती हूँ, मेनली पेरेंट पेरेंट का जो कंसर्न होता है बच्चे को लेकर, जब हम एडमिशन के लिए हम पेरेंट्स पहुंचते हैं, आते ही बच्चे को बिठा देते हैं, बच्चा रो रहा है, वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, हमसे बात करने लगते हैं। हम मुझसे कहते हैं आप भी मोबाइल पहले ले लीजिए बच्चे का, ऐसे बच्चे को रोने दीजिए, मेरी आंटी है वो लेकर जाएंगी बच्चों को। तो
बच्चा खाना नहीं खा रहा है, लेकिन आपने वो सब जो कार्टून लगा दिया और वो बच्चा वो देख रहा है, और मम्मा जो है मुंह में खाना डालती जा रही है, बच्चे को पता ही नहीं बच्चा खा क्या रहा है, लेकिन हम्म। वो उसका ध्यान वहां है और हम खिला, और हमें तो ध्यान फोन में है और वो खाना बस उसके अंदर डाला जा रहा तो हम एज अ पेरेंट और एज अ मदर, मॉम्स को खासकर बहुत ज्यादा होता है मेरा बच्चा भूखा ना रहे, मैं भी माँ हूं, समझती हूँ। है। तो लेकिन हम ये इस बात को भूल जाते हैं कि हम इस प्रोसेस में जो है, हम हमारा फोकस क्या है कि बच्चा खाना खा ले, चाहे कैसे ही खा ले। लेकिन इस प्रोसेस में एक तो हम बच्चों से एक तो वो खाने का जो जो पूरा रिचुअल और कल्चर जो हमने देखा है, जो एक खाना खाओ बैठो फील करो, वो सारा खत्म हो जाता है। बच्चे को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है वो क्या जा रहा है, एक तो वो चीज़ वो मिस हो रही है, उसका खाने से इंटरेस्ट ही चला जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स को कहती हूँ, मेरी मदर जैसे मेरी देवरानी है, वो भी दीदी वो खाते ही नहीं है। हर डॉटर इज ऑलरेडी आई थिंक 8 या 9 साल की हो गई, अब तक उनका वही हाल है कि वो बगैर उसके वो खाती ही नहीं है। वो अभी भी ऐसे लिए रहती है और वो मम्मा जो है डालती जाती है मुंह में। ओके। तो जब मैं कहूंगी तो दीदी वो, मैंने कहा अरे यार छोड़ दो, 4 दिन छोड़ दो, कितने दिन नहीं खाएगा बच्चा, बच्चा भूखा नहीं रहेगा। अपने आप को बोलेगा भूख तो लग रही है। आज न कल बच्चा बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, लेकिन हम जब तक ये फीडिंग करते रहेंगे इस तरह की, तो हम नहीं मतलब ये आदत मोबाइल वाली तो बिल्कुल ही नहीं छोड़, जो स्क्रीन टाइम हम बोलते हैं बच्चों का। हम्म। और दूसरा है कि बच्चे पहले के बच्चे और आज के बच्चों में जो एक और बहुत मेजर डिफरेंस दिखता है, वो ये कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बहुत अच्छी चीज है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ना, मतलब वो इतना ज्यादा ओपन हर किसी के साथ नहीं हो रहे हैं। वो जहाँ पे उनको बात करनी है, वो मतलब मे भी शायद न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली का जो कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शायद उसकी वजह है कि वो उस तरह से भी एक अलग ही उनका एक अपना, बस इतने ही लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक वो चीज आ रहा है। और जो मेजर सबसे डर की जो बात है आज के डेट की, आज के बच्चों में, एग्रेशन। बहुत अग्रेसिव हो गए हैं। बहुत एग्रेशन इतना, हमारे हमारे क्लास में मैं बताती हूँ, हमारे आज से 5 साल पहले जो 20 बच्चों की क्लास होती थी, उसमें हार्डली एक आधा बच्चा होता था जो हाइपर एक्टिव होता था। हम्म। आज के डेट में हमारे 20 बच्चों की क्लास में कम से कम 5 से 6 बच्चे या मे भी ज्यादा एग्रेसिव बच्चे हैं, हाइपर एक्टिव जो बोलते हैं ना। मतलब वो बिल्कुल ना तो कहीं जगह बैठेंगे, ना कुछ किसी की बात सुनेंगे, किसी को मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, किसी को चोट लगा दी, मतलब ऑल द टाइम वो 3 घंटे हम ऐसे एज पे होते हैं कि हर बच्चा आराम से घर चला जाए बगैर कुछ डैमेज हुए। एक एक क्लास में हमें 3 अडल्ट रखती हूँ, 2 टीचर और एक आंटी। तो ओके। ये बहुत मेजर है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका रीजन शायद हमारी ईटिंग हैबिट के ऊपर बहुत ज्यादा है। हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, बच्चों को भी हम वो क्विक वाली चीजें बहुत खिला रहे हैं जिसमें एनर्जी बहुत होती है, बच्चों की गलती नहीं है। और फिर हम बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजते, हाँ। मिट्टी लग जाएगी, गिर जाएगा, भीग जाएगा, कीचड़ लग जाएगी, तो उसकी एनर्जी कहीं यूटिलाइज नहीं होती, वो सारी एनर्जी उनकी ऐसे निकलती है। तो ये एक मुझे बहुत स्कैरी लगता है आजकल के बच्चों में। ओके। तो पेरेंट्स को क्या टिप देना चाहोगे जिससे उनके बच्चे स्मार्ट बने, बच्चे मतलब एक अच्छी हैबिट्स डेवलप करें? पेरेंट्स को तो पहले तो मैं बोलूंगी कि बच्चों को आप छोड़ दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए, वो मिट्टी में खेल रहा है ना, हम तो खेले पूरी जिंदगी मिट्टी में खेल की, तो ये बने हैं हम लोग जो है आज, कुछ नहीं डरा पाता हमको। बच्चों को छोड़ दीजिए, अगर मिट्टी में भी खेल रहा है ना, उसके बाद नहला दो ना उसको अच्छे से। रेती में खेल रहा है, पानी में भीग रहा है, जुकाम होगी, सर्दी होगी, उनकी इम्यूनिटी ही डेवलप होगी। हर चीज से प्रोटेक्ट करते करने के चक्कर में ना हम बच्चों को इतना डिपेंडेंट बना दे रहे हैं कि वो बच्चे अपने ऊपर खड़े नहीं हो पाए। तो मुझे ये लगता है कि हमें बस बच्चों को एक ना छोड़ देना चाहिए इस एज में, जिस तक छोड़ देना चाहिए इन द सेंस, खाएं तो खाएं या जो भी खाना चाहें, हम अपने हिसाब की चीजें ही क्यों उनको सब पिलाना चाहते हैं। कई बार बच्चे जो खा रहे हैं वही अब, या जैसे मेरा ही बेटा जब छोटा था, तो
बचपन से ही मैंने उनको, दोनों बच्चों को अपनी, मैंने कभी वो खिलाया नहीं जब तक फीडिंग की टाइम था। उसके बाद से मैं हमेशा उनको खाना मिक्स करके उनको अपने साथ ही टेबल पे बिठा दिया करती थी। जब हम खा रहे होते थे, वो दाल चावल जो भी होता था, वो फेंकते भी थे, खाते भी थे, पूरा गंदा भी कर पर छीनते थे। कोई एक्चुअली वो खेलते थे कब, और खेल खेल में वो मुंह में भी डालते जाते थे, वो खाते। तो वो जो टेस्ट बड्स जो उनके उस वक्त डेवलप हुए, और जो उनका खाने का एक वो आदत, मैंने आज तक अपने कभी, तब तो मैं खैर स्कूल चलाती भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था ये सब, बट मैंने कभी उनको बैठ के वो मुंह में निवाला डालते रही, वो मैंने कभी नहीं किया। जब तक मतलब ऑब्वियसली 1 1.5 साल तक तो बच्चे को खिलाना ही पड़ता है, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो गए तो मुझे लगता है ये चीज एक, हमें एक पेरेंट के हिसाब से बच्चों को नेचर के जितना पास हम रख सकें, नेचुरल एनवायरनमेंट में रख सकें। और मैं इस चीज को ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो डॉटर है डेली उसको 5 बजे पार्क में ले जाते हैं। तो वो नैनी भी है, उसकी मम्मी भी है, दोनों। यहाँ नैनी तो फिक्स है कि पार्क में ले जाएगी, 1 घंटा उसका फिक्स है शाम को। बहुत अच्छी चीज। खेलेगी खेलेगी। और फिर उसके बाद सुबह सुबह जब मैं बाहर बैठता हूँ तो मेरे सामने वो गार्डन में कुछ गमले हैं, वहां में मिट्टी से खेलेगी, कुछ करेगी। है, बहुत बहुत जरूरी है, मुझे बहुत लगता अच्छी है कि चीज। तुम सही ट्रैक पे है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इको कॉन्शियस, ये जो आप बोल रहे हो, ये इको कॉन्शियस आजकल, आप इनको बड़े बड़े वर्ड दे दिए, हम तो बस ऐसे ही कर लेते थे। बट इको कॉन्शियसनेस ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दिन दिन में, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये एक उनका टॉपिक होती है कि बच्चों को इको कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, नेचर में क्या है, ये मिट्टी में हाथ डालना, लोगों ने उनके नाखून में मिट्टी चली जाएगी, फिर वो मुंह में डाल देते हैं, हाथ साफ कीजिए अच्छे से। Simon, बट देन ये बहुत जरूरी चीज है, और ये बहुत अच्छी चीज है जो हो रही है। मैं बोलूंगी ये कंटिन्यू कीजिए, इसको हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो कमिंग बैक टू बिजनेस, वापस आते हैं अपने बिजनेस वाले उसमें टॉपिक में, कि आपको क्या लगता है आज के टाइम में अगर कोई एजुकेशन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक चीज लोगों को बहुत लगती है आज के टाइम में कि हर बात के लिए कोई पहला रीजन, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला रीजन कि इतना पैसा चाहिए, इसके बिना तो होगा ही नहीं, इतना तो होगा ही नहीं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जैसे मान लो किसी के पास, किसी ने कहीं से फैमिली से या कहीं से अरेंज करके 50 लाख कुछ ऐसा बड़ा अमाउंट ले भी लिया, वो साल भर या 2 साल में फेल हो जाते हैं। तो मतलब क्या आपको क्या लगता है, कैपिटल इतना जरूरी है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हुआ? तो उस पे बताइए कुछ कि आपने कैसे स्टार्ट किया। और नहीं, कैपिटल जरूरी नहीं है। कैपिटल छोटा सा भी है तो चलेगा, क्योंकि बिजनेस है तो छोट कोई कोई तो चीज आपको पास होनी चाहिए जो आप बेचोगे। तो चाहे वो 1 कप चाय का ही हो, तो वो चाय बनाने के लिए भी तो, जो 1 कप चाय के लिए तो आपकी इतनी सामग्री तो होनी चाहिए, इतने से तो होने चाहिए कि मैं 1 कप चाय ही बना लूं। बट कैपिटल के ऊपर बिजनेस नहीं चलते। मैंने, जैसे आपने भी बोला कि 50 लाख, और ये मैंने कईयों को देखा लाखों लगाते हुए भी और फेल होते भी। मैंने खुद ने भी कई बार, मतलब कई बिजनेस शुरू किया और जो नहीं चला, नहीं चले नहीं चले। बट सिर्फ कैपिटल के ऊपर, द मोमेंट आप बोली कि बिजनेस करना है, तो लोगों को लगता है कि हाँ अब ये इतना बड़ा सेटअप चाहिए, पहले इतनी डिपॉजिट चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं है। आप बहुत मॉडेस्ट स्टार्ट करके आप अपने, और मेरे हिसाब से तो हमें स्टार्ट हमेशा ही मॉडेस्ट ही करनी चाहिए। अगर आपके पास, आप खानदानी बिजनेस में लाइन में नहीं हो, या ठीक है आपको, जस्ट मतलब स्टार्ट। इतने पैसे हैं कि आप, ठीक है आप 50 लाख रुपए डुबा दो, आपको फर्क ना पड़े। अगर आप वैसे फैमिली से नहीं आते हैं तो स्टार्ट मॉडेस्ट, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत जरूरी। और पहले तो आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। अक्सर मुझे जो लगता है जो फेल हो जाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो करना क्या चाहते हैं। उनका फोकस जो है बिजनेस में। और पता है पंकज जी, मुझे नहीं पता, आप ही एक बिजनेसमैन ही हो, तो आपका पता नहीं विजन क्या है इस बारे में, लेकिन मैंने मैंने जो एक चीज फील करी है कि जिनको भी मैंने मैंने अक्सर उनको देखा है फेल होते हुए, जिनका फोकस बिजनेस में घुसने का पर्पस ही ये होता था कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने। द मोमेंट मुझे लगता है जो इनका इंसान पैसे के ऊपर जाता है ना, शायद वो कहीं ना कहीं वो बिजनेस पे फोकस ही नहीं करते, उनका फोकस कहीं और ही है, उनका गोल कुछ और ही है। जब मैंने भी शुरू किया था, मुझे नहीं पता था मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। मैं तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, और 5 बच्चे घर में लेकर पढ़ाने शुरू किए थे, तो कितना ही दूर सोचा होगा। आप ही सोच के देखो कि कितना ही दूर हम पहुंच पाए। तो
अब ये है कि बट मुझे उस वक्त था कि मुझे करना है, कुछ करना है। और जो सबसे इजी लगा, जो सबसे कर पाई, मैंने वो करने की कोशिश की। और मेरा फोकस उस वक्त भी पैसे कमाने का नहीं था। ये जरूर था, एंड गोल था कि मुझे पैसे बहुत कमाने हैं, लेकिन जैसे जैसे एडमिशन आए, बच्चे आए, पेरेंट्स आए, तो मेरा फोकस ये था कि मैं इस बच्चे को क्या बेस्ट दूं, कि वो बच्चा जाए और वो पेरेंट जाए और वो वापस दूसरे को लेकर साथ में आए। तो मेरा फोकस वो बच्चा और पेरेंट था। जब भी जो जो भी आया मेरे सामने, मेरा उस वक्त फोकस फीस और पैसे कमाना नहीं था। तो जब तक मुझे लगता है जो अपनी फोकस अपना बिजनेस पर रखते हैं, क्वालिटी पर रखते हैं, बिल्कुल। शायद वैल्यू पे जितना ज्यादा फोकस आप वैल्यू पे रखोगे, एंड वो बाकी सारी चीजें अपने आप सही होती जाएगी। हमको मेन फोकस वैल्यू पे रखना चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब उस वक्त मैंने 500 या 600, 500 कुछ फीस लेती थी, और लोगों को शायद 500 के बदले में पता नहीं 1000 2000 की चीजें महीने की बच्चों को, मतलब हर चीज करना, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देना। तो कहीं ना कहीं उनको ये दिख रहा था कि भाई ये लेती तो कुछ फ्री में ही है, लेकिन ये दे इतना रही है, हमारे बच्चे को मिल इतना रहा है। तो वो कहीं हम्म। ना कहीं, जैसे आपने बोला वैल्यू, तो मोर देन व्हाट वी वर चार्जिंग, उससे ज्यादा की वैल्यू हम उनको दे देते थे। और शायद वही था जो लोगों के मैसेज स्प्रेड हुआ कि यहाँ पे आपको वैल्यू ज्यादा मिल रही है। तो और वो आगे से आगे पास ऑन होता गया। फिर वो आगे से आगे, वो वर्ड ऑफ माउथ हम लोगों का वो एक अलग से होता ही देखिए, मार्केटिंग तो आप कितनी भी कर लो, लेकिन अगर आप सर्विसेज नहीं दोगे तो फिर तो मार्केटिंग के ऊपर तो आपका बिजनेस नहीं चल। तो मार्केटिंग दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी भी है। है, हाँ। तो क्वालिटी हम दे रहे थे, और प्लस यस। ओके। अब एक चीज ये आती है कि जैसे एक सेंटर चल रहा है, बहुत ही फायर फाइटिंग मोड में होता है, ऐसा नहीं होता कि वो बहुत अच्छे से, एक से दूसरे की हिम्मत कैसे की जाए। क्योंकि दूसरे कहते हैं 2 या 3 कर लिए, उसके बाद तो आप नंबर बढ़ा सकते हो, उसके बाद तो फायर फाइटिंग भी चलेगी और आपके नंबर भी बढ़ जाए। लेकिन एक से जो दूसरे को मैनेज करना, दूसरे की हिम्मत करना, वो कैसे हुआ, उसके बारे में बताएंगे। वो तो डर से हो गया। वो मैं बताती हूँ। वो तो मतलब जो दूसरे की हिम्मत ऐसे थी कि एक तो मैंने बोला कि मैं बहुत रेस्टलेस हो गई थी। उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा था कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो एक शुरू किया, और 1 1.5 साल के अंदर फिर मैंने वो किसी की फ्रेंचाइजी ले ली। और साल 1.5 साल के अंदर मैंने सुना कि वो, या अब लगता है मुझे शायद ये उनकी मार्केटिंग का फंडा भी हो। तो उन्होंने बोला कि भाई वास्को में वो दूसरे कोने पे somebody वो लेना चाहते हैं, किसी हमको, उनको किसी ने इंक्वायरी करी है, ये करी। हम मैंने बोला अरे, मेरे कंपटीशन में कोई और आ जाएगा थोड़ी दूर में, तो वही आप कितने, तो आप मुझे ही दे दो। और तब तो उन्होंने बहुत थ्रो अवे प्राइस में, मैंने भी बार्गेनिंग करी, वो भी नए थे, मैं भी, वो तो मतलब, तो उस मतलब इसलिए मैंने बोला कि वो डर से कि दूसरा ना आ जाए, के डर से मैंने वो दूसरा सेंटर अपना शुरू किया। हालांकि उस वक्त भी अगेन बहुत अपोज किया सबने, घर पे भी, संदीप ने भी, वो भी कन्विंस नहीं थे कि अभी तक यही तुम्हारा। एक चल रहा है पूरा। हाँ तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मतलब मुझे करना ही है। और एक चीज मैंने देखी है कि जब कोई चीज मेरे अंदर आ जाती है ना, और मैं बहुत ज्यादा गट के ऊपर बहुत यकीन करती हूँ। मतलब जो अंदर से आवाज आई ना कि ये चीज करनी है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो मेरे डिसीजन सही निकलते हैं। कैलकुलेशन नहीं करती, अंदर से आवाज कुछ आती है कि ये करना चाहिए। एंड मेजोरिटी में मैंने यही देखा कि वो मेरे, जो भी मैंने इस तरीके से निर्णय लिए हैं वो हमेशा सही निकले। तो मैं ओके। बहुत मानती हूँ इस चीज को। तो और फिर उसके उसके बाद बाद 2 से तीसरे का डर आया, तीसरे से चौथे का डर आया, तीसरे के बाद फिर मैंने प्राइमरी स्कूल शुरू कर दिया, तो वो 4 साल चलाए मैंने। फिर उसके देखिए एक 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 ऐड होते चले गए, तो फिर तो अब तो डर ही निकल गया है। अब मतलब डर इन द सेंस, कुछ मैं नया करती हूँ, फेल होने का चांस तो हमेशा ही रहता है। बट अब ये कहूँ कि वॉल्यूम इतना हो गया है कि आई कैन प्ले, थोड़ा सा चांस ले सकती हूँ। चला, नहीं चला। शुरू में ये था कि वो प्ले करने का भी स्कोप नहीं था, पैसे होते ही नहीं थे बिल्कुल, मतलब बहुत टाइट होता था सब कुछ। एवरीथिंग वाज लोन के अंदर और इसके अंदर। हम्म। बट हाँ, तो आप गोवा कवर कर लिए, गोवा में और स्कोप है आपके लिए? गोवा नहीं, किसी तो कवर हो गया। गोवा में अब स्कोप चाहिए, किसी के लिए स्कोप नहीं है।
तो फिर गोवा के बाद फिर पैरामेडिकल में कैसे आप? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैं बहुत खुश थी अपने किसी के साथ, और मैं टीचर्स ट्रेनिंग, मॉन्टेसरी टीचर्स नहीं मिलते थे ट्रेन टीचर्स, तो मैंने मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो वहां से हमें ट्रेनिंग टीचर्स भी हम ट्रेन कर लेते थे, और उनको हम अपने पास ही जॉब भी में भी ले लेते थे। तो उनको भी इंसेंटिव रहता था कि भाई अरे यहाँ तो एडमिशन भी ले लो, जॉब तो पक्की हो जाती है। तो ये चल रहा था। फिर बाकी के भी प्री स्कूल्स ओपन शुरू होने शुरू हो गए थे, दूसरे ब्रांड के भी आने शुरू हो गए गोवा। लोगों ने देखा कि अच्छा यहाँ पे बिजनेस है, तो फिर यूरो किड्स आ गया, वाउ किड्स आ गए, जितने किड्स थे सारे आ गए। तो चल ही रहा था, ठीक है। वो कंपटीशन एक तरह से अच्छा ही होता है। पेंडेमिक आ गया, सब कुछ बंद। और बताइए सब। तो एक साल तो हम लोगों ने, मतलब मैं बहुत ओके थी, कंफर्टेबल थी। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरी जो टीम है ना, ये मेरी टीम भी मेरे ही जैसी हाउस वाइफ्स, होम मेकर, जो कहीं कुछ नहीं थे, कहीं अटके हुए थे। तो वैसे वैसे लोगों से बनी हुई मेरी पूरी टीम ही वैसी वाली है। तो बहुत हाईली क्वालिफाइड, एकदम प्रोफेशनल्स आप ढूंढोगे ना, वो आपको टीम में नहीं मिलेंगे। सब ऐसे ही हैं जो पढ़ाई लिखाई तो कर ली थी, लेकिन सब आराम से घर पे थे, तो किसी किसी रीजन से वो निकलते गए। तो अब वो टीम, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। उनका है कि आप जहाँ हो हम बस वहीं पे हैं, आपको कहीं नहीं जाना, ऐसी वाली चीज़ है। पेंडेमिक के वक्त फिर मुझे सैलरी स्लैश करना पड़ा। कुछ 6 महीने तक मैंने किया, चलने दिया। फिर मुझे वो स्लैश, फिर मुझे बुरा लग रहा था कि मुझे ये, और फिर साल भर निकल गया। एक साल तो निकल गया, मुझे नेक्स्ट ईयर तक अब तो ठीक होगा। जब नेक्स्ट ईयर भी चीजें नहीं ठीक होने लगी, फिर मेरे बच्चे उस वक्त दोनों कॉलेज में थे, दोनों की पढ़ाई बहुत महंगे कॉलेज में थे दोनों। तो वो एक प्रेशर आना शुरू हो गया। उसके अलावा मेरे घर वर का लोन था, तो मतलब अब फाइनेंशियल प्रेशर जब बढ़ना शुरू हो गया बहुत तेजी से, और ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये प्री स्कूल शुरू होंगे भी या नहीं। नहीं, और ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे हो गया कि सब कहने लगे अब तो स्कूल्स ना बंद ही हो जाने वाले हैं। अब नहीं, अगर कोविड खत्म भी हो गया तो सब पेरेंट्स इतने कंफर्टेबल हो गए हैं घर में कि वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो वो फिर से वापस वो डर बैठ गया कि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो मैं कैसे तो बच्चों को देखूंगी, अपने बच्चों को कैसे, तो मैं अपनी टीम का क्या करूंगी। नहीं, नहीं, एक एक उस वक्त एक पंकज जी, एक ये भी आया मेरे दिमाग में कि मैं ना, अब तो सब हो ही गया, बच्चे मेरे कॉलेज हो जाएगा, वो लोग सेटल हो ही रहे हैं, मैं सब बंद ही कर देती हूँ और मैं घर पे बैठती हूँ, अब आराम करती हूँ। 18 साल में 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे काम किए हैं। मतलब बट ऐसे में एक दिन एक आंटी, मैं स्कूल गई तो वो आंटी ने देखा, तो मैडम स्कूल कब शुरू होगा वापस, ये स्कूल की वजह से मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, अब इसकी वजह से ना मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। वो फिर मुझे कहीं ना कहीं मैंने कहा नहीं, ऐसे तो मैं नहीं बैठ सकती, मतलब इनके बच्चे तो अभी तक पढ़ ही रहे हैं, मैं ऐसे कैसे सोच रही हूँ कि मैं बंद कर दूँ, ये तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। और वो प्रोसेस था। फिर मैंने गूगल करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, और ये दिख गया मुझे पैरामेडिक, मेडिकल लाइन उस वक्त सबसे ज्यादा हॉट किक था। और जेडी गोयनका का ब्रांड दिख गया मुझे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट मी टेक अ चांस। तो बस वो कहाँ पे खोला आपने? मैंने पहला भीलवाड़ा में खोला। मैंने एक्चुअली भिलवाड़ा में आपका कोई घर है, कोई रिश्तेदार है, क्या है? हुई थी राजस्थान में, मतलब मैं राजस्थान से हूँ पुरखों पहले, लेकिन राजस्थान में तो घूमने इससे राजस्थान कैसे पहले गए। पहुंचे, मतलब राजस्थान कैसे पहुंचे ये तो? आ, मतलब फिर से मैं, पता नहीं ऊपर वाला कोई बैठा हुआ है सब। राजा, ऐसे हुआ कि जब मुझे ये फील्ड पसंद आ गई, मुझे ये, मैंने उनसे बात भी कर ली जीडी गोइका वालों से, उन्होंने इमिडिएटली रिस्पॉन्ड भी कर दिया, क्योंकि उनका भी बहुत ही टाइट चल रहा था कि पेंडेमिक की वजह से। तो इमिडिएटली उन्होंने साइन अप, और ये मैंने साइन अप तो कर लिया। अब मैंने गोवा के हिसाब से सोच के तो गोवा ही किया, लेकिन और मैंने दो किए कि दूसरा सोचूंगी। पर जब बाद में मैंने इस बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे ये समझ आया कि भाई गोवा में तो इसका मतलब नहीं है, उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितना ये सेटअप लगेगा। मैंने हम्म, जिनसे भी बात की, सबने यही कहा कि नहीं, गोवा इज नॉट द राइट प्लेस। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कौन सी जगह हो सकती है, कहाँ ये इस तरह के स्टूडेंट्स और माइंडसेट ज्यादा चल रहे हैं। फिर मुझे वो राजस्थान, और मुझे केरला दिखा, साउथ। साउथ में भी जाना चाहती थी बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। और दिल्ली दिखा मुझे, मुझे कर्नाटका दिखा, और मुझे राजस्थान दिखा।
तो दिल्ली अगेन वो बड़ा शहर, तो मुझे राजस्थान बड़ा टेम्प्ट किया। तो राजस्थान में मतलब मैंने, आपने वहीं बैठे बैठे गूगल से रिसर्च किया, ना भीलवाड़ा में कोई रिलेटिव ना कुछ, और आपने कहा मैं भीलवाड़ा में बिजनेस डालूंगी। जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल सोचते हैं कि हमारे पास इतना कैपिटल है, हम इस सिटी में जाके ये खरीदेंगे और ऐसे करके सेटअप करेंगे। मैंने सब गूगल पे बहुत कुछ, और फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। फिर देन आई विजिटेड भीलवाड़ा। मैं 2-3 बार मैं जयपुर गई, मैं उदयपुर गई, मैंने एचओ से भी मदद लेने की कोशिश की गोयल का, तो उनको भी उन्होंने कहा नहीं, लोकेशन तो आपको ही फाइनल करना। हम्म। मैं उदयपुर, जयपुर, राजस्थान की 2-3 जगह, देन भीलवाड़ा। भीलवाड़ा मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत छोटी सी जगह है, बट सराउंडेड विद सो मेनी विलेजेस, इतने सारे विलेज हैं साथ में। और कहीं ना कहीं वो पूरे प्रोसेस में फिर उसी इसमें मैंने मतलब 2 या 3 बार मैं गई वहां जाकर, और उसी प्रोसेस में मेरे एक पहचान के बाद में मुझे वो भी मिल गए जो जिनके साथ मैंने कभी सालों पहले कुछ कोर्स किया हुआ था, उनका कांटेक्ट मिल गया। तो फिर उनके थ्रू भी मैंने 1-2 हॉस्पिटल वगैरह, फिर वहां जाने के बाद मैंने देखा, 10-15 दिन रही, रिसर्च किया, जगह देखी, गांव विजिट किया आसपास के। तो मुझे लगा ये जगह पॉपुलेटेड बहुत है, हॉस्पिटल्स बहुत हैं। भीलवाड़ा अकेले, भीलवाड़ा में ही मैंने देखा 25-30 हॉस्पिटल तो अकेले भीलवाड़ा छोटी सी जगह के अंदर है। हम्म। और बच्चे ऑलरेडी इस सब लाइन में काम करना चाहते हैं। तो हाँ, मुझे लगा कि ये अच्छी, और एक्चुअली में वो सही निकला मेरा जो कैलकुलेशन। डिसीजन सही निकला। ग्रेट। ग्रेट, मतलब आपने जेन्युइनली, सबसे मेन चीज ये है कि लोग इतनी डिग्री करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपने होम मेकर से ये स्टार्ट किया, दैट्स रियली कमेंडेबल। और आपने बिजनेस के जितने भी जो टैक्टिक्स होते हैं, आपने मार्केटिंग की, आपने सेल्स भी की, और आपने R&D भी की। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो काफी बिजनेसेस आज भी जो 20-20 साल से चल रहे हैं वो भी R&D पे फोकस नहीं करते, आपने R&D पे भी इतना अच्छा मतलब वो कमांड की। तो जनरली कुछ तो, मतलब हमने रेसिपी तो निकाली, लेकिन उसके अलावा भी कुछ तो है, दैट इज योर प्रोएक्टिवनेस, जो मुझे लगता है जो एक मेन कैरेक्टर है जिसके कारण आपने इतना अच्छा अचीव किया। और आपने हर जगह लाइव्स इम्पैक्ट बहुत ज्यादा की, जैसे आपने टीचर ट्रेनिंग के साथ फीमेल को इम्पैक्ट किया, यहाँ पे आप पैरामेडिकल में, मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट्स को डाल के लोगों की लाइव्स इम्पैक्ट कर रहे हो। तो ओवरऑल मतलब ये इतना जो अमेजिंग मिशन है, तो ये फेल हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है। तो ओवरऑल मजा आया आपके साथ। अब एक फास्ट, वैसे क्वेश्चंस तो मैंने काफी सारे सोच रखे थे कि आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। वैसे एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा था, तो आपने मीडियागढ़ को चूज करने में आपकी गट फीलिंग थी या आपने क्या रिसर्च की थी? नहीं, मेरी गट फीलिंग। और अच्छा, आपकी गट फीलिंग थी। मेरी गट फीलिंग, मैंने बोला पहले कि मेरा वो पहले मतलब मुझे मुझे हमेशा लगता है कि कनेक्ट होता है हर इंसान का किसी ने। अभी टीम को मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि हर हर किसी इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है जो हम हम्म। पास करते हैं। तो हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ, या जो लोग जिनकी वैसी मतलब वो एनर्जी हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। तो वो ये रिसर्च तो मैंने बाद में किया, जब हाथी के मिलियगढ़ के बारे में पता चल गया, मैंने देख लिया। तो मैंने रिसर्च इन द सेंस ये मैंने जाके गूगल में देख जरूर लिया कि क्या है, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरी मुझे ऐसे लगा कि यार दिस इज द राइट चॉइस टू मेक। इसके पहले भी मैंने 4-5, मैंने पहले बताया भी आपको, मैंने 4-5 अलग, मैंने काफी एजेंसीज के साथ मैंने काम किया इसके पहले भी। और हम्म। कुछ एजेंसीज के साथ प्रॉब्लम रही मुझे कि ये बहुत, जब जब एक्चुअली क्या होता है मेरा, क्योंकि मैं बहुत हाईली प्रोफेशनल वाली चीज जो है मेरे अंदर, में एकदम कंप्लीट प्रोफेशनल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एकदम प्रोफेशनलिज्म वाली जगह से, आई एम नॉट ट्रेन फॉर दैट। मैं घर से निकल के आई थी, तो मेरे लिए मेरा बिजनेस में मेरे घर जैसे था, शायद मेरे जितने आने वाले थे सब मेरे गेस्ट थे। तो मेरा हमेशा हर किसी के साथ मेरा कनेक्शन वैसे ही बना जैसा मेरा अपने घर के लोगों के साथ या पर अपने ऐसा करने के साथ। और शायद जो एजेंसीज भी जिनके साथ भी मैं काम करती रही हूँ, सबके साथ मेरा इसी तरह से कनेक्शन बनता रहा है। और मेरे अंदर से जब आवाज आ जाती है तो मैं फिर उसको डाउट नहीं करती, ये मेरा। तो मीडियागढ़ के लिए भी जैसे हुआ कि मुझे लगा कि नहीं,
जब मैंने देखा, आपसे मिली या आप लोगों के साथ मीटिंग हुई, या जो आई फाउंड इट्स गुड एंड इट्स गुड, तो फिर मैंने, और आपको पता ही है कि मैंने एडवांस में फुल ईयर का मैंने ये भी स्कोप नहीं छोड़ा कि भाई मेरा कल माइंड चेंज हो जाए तो मैं वापस रिवर्ट करूं। जब आप मंथली हम का वो एक सिस्टम होता है, तो हमारे पास ये स्कोप होता है, ठीक है, हम 2 महीने बाद हमें तो मैंने वो भी स्कोप नहीं छोड़ा, अपने लिए नहीं छोड़ा कि भाई मैं वापस इस, मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इतना बड़ा डिसीजन, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, ये डिसीजन हैज टू बी राइट। ट्रू। और तो ये साल भर का मैंने, ठीक है, इट्स एंड मार्केटिंग है, मार्केटिंग पैसे तो लगते ही हैं, और हम हर जगह पैसे लगा लेते हैं, और अगर हम मार्केटिंग में नहीं लगाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। और मैं बिल्कुल पूरा एफर्ट 100% ये अश्योर करूंगा कि आपको इसका ये डिसीजन आपका बेस्ट डिसीजन होगा, आपको कहीं रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। अब लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड। लेट्स विद सरप्राइजिंग एलिमेंट, जहां पे हम आपके माइंड में जो भी आंसर है आपको वो फर्स्ट आंसर देना है एज क्विक एज पॉसिबल। सबसे पहले पहले, इफ नॉट एन एजुकेशनिस्ट व्हाट वुड यू हैव बीन डूइंग इन लाइफ? मतलब अगर स्कूल नहीं तो और क्या? शायद पायलट, या शायद मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो शायद मैं पायलट होती, या वो जहाज की वो कैप्टन होती, या पता नहीं क्या होती, लेकिन मैं पूरी दुनिया घूम रही होती फॉर श्योर। Okay. बढ़िया। एंड टू थिंग्स दैट यू डिडंट हैव एंड योर किड्स हैव टुडे। दे हैव, मेरे बच्चे, यस यस, आपके बच्चों के पास क्या है जो आपके पास नहीं मेरे था? मेरे पास नहीं था, मेरे बच्चों के पास फ्रीडम है। मतलब फ्रीडम, ऐसा नहीं था मेरे पास नहीं थी, लेकिन बहुत लिमिटेड फ्रीडम थी मेरे बच्चों के पास। बिल्कुल 100% फ्रीडम है, वॉट एवर, और ये जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, ये एक्चुअली है उनके पास, कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे से लेके आज तक मैंने उनको कभी, हमने नहीं बताया क्या कर, हमने कभी उनसे नहीं कहा कि हमें इतने मार्क्स लेकर आओ, और हमने ये नहीं कहा कि ये परसेंटेज लाओ और दिस स्कूल। every decision they have taken today and wherever they are today, it's only because whatever they wanted, और हमने उनको सिर्फ सपोर्ट किया उनके हर डिसीजन। आई वुड से फ्रीडम। नेम 3 ग्लोबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें आप अपने घर पे डिनर पे बुलाना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, उसमें एक तो फीमेल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। फीमेल हूँ, प्रियंका चोपड़ा, ओके। एंटरप्रेन्योर भी है वो। अ, ओके। इंदिरा नोई जी, आई डोंट नो अगर वो एक, पेप्सिको। पेप्सिको। पेप्सिको, पेप्सिको, यस, इंदिरा नोई जी। एंड तीसरी एंटरप्रेन्योर बोलते हैं अपना, तीसरी में मार्केटिंग आने वो, क्या, अरे वो मेरी फेवरेट है, वो ब्लैक वुमेन, ब्लैक लेडी जो है, ये अफ्रीकन अफ्रीकन लेडी, वो शो चलाते थे, अरे यार, नॉट गेटिंग, हाउ आई एम नॉट गेटिंग हर नेम। चलो कोई, दो तो आपने बता दी। इफ नॉट किड्जी, अगर किड्जी नहीं होता या किड्जी की फ्रेंचाइजी नहीं लेते, लेकिन आपने प्री स्कूल स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम आप अपने ब्रांड का नाम क्या रखते? लिटिल फ्लावर्स, मैंने स्कूल का नाम, एक्चुअली ब्रांड का नाम लिटिल फ्लावर्स ही है, और ये मेरा नाम मेरी मम्मी ने दिया था, इसलिए मैंने कभी इसको डाउट ही नहीं किया कि ये रखना है कि नहीं रखना है। मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला कि लिटिल फ्लावर्स रख दो, तो रख दिया। बहुत कॉमन नेम है, मुझे पता है, लेकिन वो उसने बोला, और हमने एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरा कोई नाम तो लिटिल फ्लावर्स होता है। ठीक है। अगर आपसे 10 साल बाद भी पूछा जाए, स्टिल यू हैव अ चांस टू गो बैक एंड चेंज, तो स्टिल यू विल अग्री टू बी इन द एजुकेशन बिजनेस या कुछ और? 10 साल पीछे जाके मुझे अगर सोचना हो, दस या साल बाद भी पूछा जाए। 10 साल बाद भी पूछा जाए, यस, एजुकेशन अपने आप में बहुत अच्छा फील्ड है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिकॉज वी डायरेक्टली वी इम्पैक्ट लाइफ्स, एकदम डायरेक्ट, एकदम सामने, नजरों के सामने, एकदम रॉ जो होती है मिट्टी, उसको हम लोग एक शेप देते हुए, तो मुझे, हाँ, आई विल स्टिल डू दैट। क्या फॉर्म होगा 10 साल बाद वो पता नहीं, बट यस। 3 people that inspire you। 3 people दैट, वो कोई भी हो सकते हैं। कोई। फर्स्ट तो माई पेरेंट्स, उनसे बढ़ के कोई नहीं, बोथ ऑफ देम, मम्मा, मम्मी, डैड, पापा, दोनों भी वेरी स्ट्रांग पीपल।
अब्दुल कलाम जी, यस, हमारे प्रेसिडेंट, उनको मैंने बहुत पढ़ा और बहुत सुना है। तो उनका उन्होंने बहुत मेरे इसको बहुत शेप अप किया है, मेरी थिंकिंग को। और थर्ड आई वुड से विवेकानंद जी। विवेकानंद जी को मैंने रिसेंटली पढ़ना शुरू किया, और मुझे बहुत कुछ सीखी हूँ मैं उनसे, और ऐसे लगता है कि वो इतनी जल्दी क्यों चले गए। ओके, तो उनका कोई कोई बुक आप पढ़ रहे हैं? मैं उनकी बुक, हाँ, उनकी जीवनी पढ़ी थी पहले, तो उसके आगे उनके जो बुक, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो 20-22 साल, ही डाइड वेरी यंग, मुझे तक अगर वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी 50-60 साल की अगर वो जीकर जाते तो पता नहीं क्या देकर जाते मानवता ओके, ग्रेट। को। अब बिजनेस जो जो इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आज के टाइम में मतलब इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं और सबके सब एक ही कि हमें जल्दी जल्दी सब कुछ अचीव करना है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या स्टेप्स टू सक्सेस, या क्या सक्सेस अचीव करने के लिए उनको किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप, जैसे पहले मैंने कहा कि पहले तो आप जो देने जा रहे हैं, आप पहले देने का सोचो, लेने का बाद में सोच लीजिए। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग, यू गेट इट बैक। जो भी आपको चाहिए होता है मिलता है, लेकिन जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन पे होता है ना, आप मेरे ख्याल से वो बिजनेस सक्सेस नहीं होता। ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या बोला एग्जैक्टली, क्या था वो फुल सेंटेंस? आ, इतना जो हसलिंग ये सिचुएशन चल रही है और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आज के टाइम में सोशल मीडिया भी इम्पैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस लेके कि हमें फास्ट ग्रोथ करनी है, फास्ट ग्रोथ करनी है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे और उनको सक्सेस अचीव करने के लिए किस किन एलिमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, बिजनेस को बनाने के लिए किन किन एलिमेंट्स पे फोकस करना चाहिए? सबसे पहले तो शॉर्टकट का जो एक आजकल लोगों का हो गया है कि बस शॉर्टकट, छोटे जल्दी क्विक रेसिपी वाली जो आदत हो गई है लोगों को हर चीज में, उस चीज से अपने आप को दूर रखना चाहिए। पहले तो उस चीज से निकलें कि भाई शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम्म। आप स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं, आप हार्ड वर्किंग मत कीजिए, स्मार्ट वर्किंग कीजिए, लेकिन शॉर्टकट जो आप सोचते हैं कि बस यूं ऐसे करके बिजनेस हो जाएगा और सक्सेसफुल, तो एक तो वो चीज नहीं होती है। नहीं होगी। और एक अपने जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो उसका एक अपना एक एथिक, उसका एक कल्चर, वो मेंटेन करना बहुत 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 जरूरी है। आपका जो जैसे टाटा जैसी कंपनी आज तक सालों पहले, इतने सालों से वो एक अपना, जो एक अपना उन्होंने कल्चर बिल्ड किया हुआ है, वो बिल्ड कल्चर आज भी जिंदा है, मतलब चल रहा है आज भी। इतनी बड़ी, सबसे बड़ी रेस्पेक्टेड कंपनी, तो वो एक कल्चर अपनी कंपनी के अंदर बनाना बहुत जरूरी है कि आप एथिकल कल्चर जो होता है, एक तो वो, और डेडिकेटेड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आज शुरू करते हैं, जैसे ही 2-4 नाम हो गया तुरंत वो क्वालिटी खराब कर दो, ये कर दो, वो चीजें, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में लोग जो मेरे ख्याल से ये सब चीजों से लोगों को अपने आप को दूर रखना चाहिए। और बिजनेस अगर करना है तो एक चीज समझ लीजिए, जिसने भी कहा, आपका प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, आपकी सर्विसेज चाहे कोई भी हो, यू गिव योर 100%, एंड देन पीपल शुड नो कि व्हाट यू आर। आपको अपने आप को उतना ही ज्यादा शोकेस करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। सालों मैंने भी यही किया कि मैंने किया बहुत, दिया बहुत, लेकिन मैंने शोकेस उस लेवल पे नहीं कर कर पाती थी, नहीं किया। मतलब मुझे लगता था कि लोगों को हमारा काम दिखाई दे ही रहा, और दिखता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है। बट आज का जमाना बिल्कुल अलग है, जो आपको ज्यादा दिखाना पड़ता है। आज ज्यादा दिखाने पड़ता है। आप जितना दिखते हो आप उतना, और परसेप्शन इज द गेम। अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं, आज सुबह ही कुछ पढ़ी थी मैंने, वो पढ़ा, मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी। परसेप्शन इज द गेम। आप जिस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हो, वो अगला, वो दुनिया उसी तरह से आपको बाई कर रहा है। तो वो एक ऐसा गेम है जो हमें बहुत स्मार्टली और बहुत अच्छे तरीके से खेलना है, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स। ग्रेट, ग्रेट। मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं भी इम्प्लीमेंट करूँगा, और मुझे काफ़ी कुछ आपसे आज लर्निंग्स मिली। वैसे तो जनरली आपसे जितना भी डिस्कशन होता है मार्केटिंग से रिलेटेड ही होता है कि आपके अकाउंट में क्या चल रहा है, सब चीज़ें।
बट आज मतलब मुझे बहुत मजा आया और मैंने बहुत सारे नोट्स भी बनाए। एथिकल कल्चर जिस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, वैल्यू पे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम में मैं भी आपको बताऊंगा, मैंने भी एक टाइम में कुछ टाइम के लिए ये गलती की थी। मतलब 2 से 3 महीने थे एक मेरे बिजनेस के फेज में, जहाँ पे मुझे लगा था कि मुझे बहुत ज्यादा नंबर्स 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 की वो हो गई थी। तो वहां मैं कहीं ना कहीं वैल्यू को मिस आउट कर गया था। लेकिन अभी जो है आज के टाइम में मेरा फोकस हमेशा ही रहता है कितना ज्यादा से ज्यादा मैं वैल्यू दे सकूं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मैं एक्स्ट्रा भी डिलीवर कर लूं, लेकिन मेरा फोकस ये रहता है कि वैल्यू जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा बड़ा ब्रांड बनेगा, उतनी ज्यादा नॉइज होगी। तो मैं उन पॉइंट्स पे काम भी कर रहा हूँ। यू गिव योर 100% डेफिनेटली। सो that brings us to the end of the session. Thank you so much, Vanita ji, for being a part of this podcast, motivating us to do better in life and being an inspiration to all the strong women out there. It was really lovely speaking to you. Your stories about personal and professional experiences have added much value to our audience. मतलब हमारी ऑडियंस के पास बहुत सारा ज्ञान आपसे सीखने को मिला, और बहुत सारे लोग जो सिर्फ सोच रहे हैं स्टार्ट करने को, वो सब अब कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे। एंड आई होप ईच वन ऑफ अस टेक समथिंग बैक होम एंड स्टार्ट समथिंग बिग फॉर गुड। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच वनीता जी, मतलब मजा आ गया। एक चीज रह गई जो मैं जरूर बोलना चाहूंगी पंकज जी, थैंक यू। बिफोर टू वाइंड अप द दिस। एंड मैं चाहूंगी कि ये हर स्पेशली हस्बैंड्स जो हैं आसपास हमारे, मेल जितने मेंबर्स हैं, जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर, जो अगर कोई कुछ करना चाहती है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसकी फैमिली हो जाती है एट टाइम्स। एट टाइम्स ऐसे होता है क्योंकि उसकी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैंने भी वो फेज झेला। तो इसमें है जैसे संदीप को आप मिले हुए हो कई बार, और तो ठीक है, फिजिकली उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट नहीं किया उस वक्त, क्योंकि उनकी अपनी जॉब थी, अपना काम था। बट एट द सेम टाइम वन थिंग इज व्हाट ही गेव मी एट दैट टाइम ऑल्सो, और आज तक भी उनका रहता है कि ही वॉज ऑलवेज देयर। और उन्होंने कभी एक डाउट नहीं किया या क्वेश्चन नहीं किया। देखो जो भी था, मतलब अगर मैं सारा का सारा पैसा डुबा ही देती तो डूब ही जाते ना। ठीक है, आज आई बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मान लो डूब ही जाते, जैसे भी होता। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस अपनी वाइफ को देना या सपोर्ट देना ना, ये अपने आप में, वो मुझे हनुमान बुलाते हैं। ये मतलब एक्चुअली कई लोगों को मैं, अब तो मुझे जब उन्होंने पहली बार बोला था तो मैंने कहा यार, हनुमान किसी औरत के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट नहीं है। बट उनका मतलब ये जोकिंगली ही सेड वंस, और उसके बाद उनको आदत हो गई बोलने की कि अरे तुम तो, जब भी मैं लो होती हूँ, डाउन होती है, इसे अरे तुम हनुमान हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। आपने इतने सारे पहाड़ पत्थर उठा, हाँ पहाड़ उठा, तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुमको क्या टेंशन है, तुम तो हनुमान हो। तो इस तरीके से उन्होंने ना, तो ये वाली एक बहुत जरूरी चीज है जो हर इंसान, ऑब्वियसली जब देखिए हस्बैंड कुछ कर रहे होते हैं, वाइफ्स ऑलवेज साइड में खड़ी होती हैं, वाइफ्स क्वेश्चन नहीं करती। 100%, 100%। हाँ, वो मतलब हर तन मन धन से लग जाती। कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में ये विडंबना अभी भी है कि अगर औरत कुछ करने जाती है तो ठीक है, सब कुछ करने के बाद वक्त मिल जाए तो कर ले। तो वो वाली चीज थी। बट ही ऑलवेज स्टूड, ही वाज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, लेकिन ही ऑलवेज जस्ट स्टूड देयर विथ मी, कि हर वक्त में कि मैं साथ में हूँ। और कई बार आपके लिए इतना ही सहारा काफी होता है कि कोई है, अगर मैं गिरूंगी तो somebody is there to hold me। तो वो आपको ना हिम्मत देता है कि आप छलांग लगाने की कोशिश करो। तो ये मैं जरूर हर एक यंग एंटरप्रेन्योर, अगर वुमेन है या मैन है, जिनके लिए भी, कि अगर आपके पास आप स्ट्रॉन्ग, साथ खड़े रहो। आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है ना, तो फिर आपको कोई नहीं कर रोक सकते, सब कर सकते हो। मजा आया। सकता। That's it। मुझे लगा ये बोलना बहुत बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि हम अकेले ही सब कर लेंगे, नहीं, हमको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम स्पेशली हमारे जो शॉर्ट्स में है, शॉर्ट्स में हम इसको एडिट करके बिल्कुल हमारे व्यूअर्स को, लोगों को भेजेंगे, और ये मैसेज आगे तक सबको पहुंचाएंगे। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनर्स जनरली हमारे जैसे मार्केटिंग कैंपेन्स हमारे भी काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, मतलब अब तो 1.5 साल से ज़्यादा हो गए। तो ऐसे करके हमने अराउंड
12,000 प्लस जो है इंस्टीट्यूट ओनर्स की कम्युनिटी बना दी है। और एवरी वीक मेरे वेबिनार्स होते हैं जिसमें हम उनको ये गाइड करते हैं कि आप एडमिशन्स के लिए कैसे आप किस टाइप से कैंपेन्स रन करें। आप खुद भी अगर कैंपेन रन करना उस चाहते कम्युनिटी में क्यों नहीं, मुझे अभी तक आपने ऐड नहीं किया। हैं, वो आप एक दूसरे रेफरेंस से आए थे तो आपके पास इसलिए वो नहीं आता होगा मैसेज, लेकिन उन सब लोगों को एवरी वीक जितने भी जैसे मेरे वेबिनार्स होते हैं तो वो शेड्यूल में उनके पास मैसेजेस जाते हैं। उसमें से अराउंड काफ़ी सारे लोग जो है एवरी वीक जो वेबिनार होते हैं वो अटेंड करते हैं, और वो अटेंड करते हैं उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो डेफिनेटली मैं उनके साथ ये सारा जो है सब शेयर करूँगा। एंड बिल्कुल, अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉडकास्ट मुझे लगता है आपके साथ मेरे को गोवा आके शूट करना पड़ेगा, और वहां पे हम इसका और एक अच्छा वर्जन, बड़ा वर्जन शूट करेंगे। अच्छा, आइए, इसी बहाने आप आ जाओ, देखो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, थैंक यू।